बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक 14.9 टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जब भी किसी एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में रखा जाता है तो ये तो हमने स्टडी कर लिया है कि उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है, ठीक है, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, जब भी किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में रखा जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है, जिसकी डेरिवेशन भी की है, और वो किसके इक्वल होती है, आई एल बी साइन थीटा। आई करंट के इक्वल होता है, एल जो है ये कंडक्टर की लेंथ है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, और साइन थीटा एंगल है बिटवीन लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी तरह अब हम ये भी देखेंगे कि जब भी किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट किया जाता है। ठीक है, एक टॉर्क एक्ट होता है, और आज हम उसकी अमाउंट कैलकुलेट करेंगे कि वो टॉर्क किसके इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आज हमारे टॉपिक का थीम है। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को स्टडी करते हैं। इस डायग्राम को हम देखते हैं कि ये एक कॉइल है जिसको हमने ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ये मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये इसकी साइड्स हैं, ए कॉर्नर है ए बी सी और डी। ये इसकी साइड जो है ये ए बी है, ये साइड जो है बी सी, ये साइड सी डी, और ये साइड ए और डी के इक्वल है। अब हमारे पास जिस तरह ये फोर्स के लिए हमने कैलकुलेट किया था कि फोर्स अगर एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी वो इस अमाउंट के इक्वल होगी। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि कॉइल भी एक कंडक्टर है, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड के दरम्यान में पड़ा हुआ है। और इसके अकॉर्डिंग हम ये भी देखेंगे कि जब एक पूरी कॉइल के ऊपर हम फोर्स कैलकुलेट करना चाहेंगे तो फिर हमें ये देखना होगा कि इस कॉइल की जो फोर साइड्स हैं इनके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। जो ये साइड है ए और बी, इसके ऊपर फोर्स हम कैलकुलेट सेपरेटली देखेंगे। साइड बी और सी के ऊपर जो फोर्स लगेगी उसको हम सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे, साइड सी और डी, और फिर डी और ए, और फिर फोर साइड्स को हम ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास जो पूरी कॉइल के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रही होगी हमें उसकी अमाउंट मिल जाएगी। तो इसी तरह एग्जैक्टली हम टॉर्क भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो टॉर्क के लिए सबसे पहले क्या चीज़ ज़रूरी है, टॉर्क किसके इक्वल होता है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। ठीक है, टॉर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। तो इसलिए हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ी है कि हमें टॉर्क निकालने के लिए फोर्स चाहिए, तो इसलिए हमने फोर्स जो है वो यहाँ पे फार्मूला लिख लिया फोर्स का। अब हम फोर साइड्स के लिए फोर्स की अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम साइड देखते हैं, ए बी कैलकुलेट करते हैं, फिर कैलकुलेट करेंगे बी और सी, फिर सी और डी, और फिर डी और ए। तो फोर्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फोर्स ऑन साइड ए और बी ये किसके इक्वल होगी, फोर्स का पहले फार्मूला हम लिखेंगे, ये किसके इक्वल है, आई एल बी साइन थीटा। तो थीटा किस किस के दरमियान होता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के जो कंडक्टर की लेंथ होगी उसके दरमियान होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो कंडक्टर की जो लेंथ एलिमेंट है, अब ये भी देख सकते हैं कि जो लेंथ एलिमेंट है वो करंट के अलोंग होगा। ठीक है, अगर करंट इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो आप ये देखेंगे कंडक्टर की जो लेंथ, वैसे तो लेंथ की कोई डायरेक्शन नहीं होती ना, लेंथ तो सिर्फ एक इस तरह की फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो अब आप इस केस में अब देखेंगे कि जिस डायरेक्शन में करंट ट्रेवल कर रही है उसी डायरेक्शन में आप इसकी लेंथ को भी कंसिडर करेंगे। अब आप ये देखिए करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब करंट यहाँ से आ रही है, यहाँ से इस तरह से फ्लो कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब करंट इस डायरेक्शन में जा रही है तो उसकी जो लेंथ एलिमेंट है वो भी इस डायरेक्शन में होगा। तो लेंथ एलिमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। तो दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितना बनेगा, दोनों के दरमियान एंगल 180 का बनेगा। तो एफ ए बी ये किसके इक्वल हो जाएगा, आई एल बी साइन 180 डिग्री। तो साइन 180 किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। तो फोर्स जो आ जाएगी साइड ए और बी के लिए ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। अब इसी तरह हम साइड सी और डी के लिए भी फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एफ सी और डी ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये भी हम पहले इसका फार्मूला लिखते हैं, आई एल बी साइन थीटा। फिर हम ये देखते हैं कि थीटा किस किस के दरमियान है। तो अब देख सकते हैं कि करंट इस तरह से ट्रैवल कर रही है, दैट मीन्स कि लेंथ जो है वो उसकी डायरेक्शन इस तरह से है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है। तो दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा थीटा वो किसके इक्वल है, थीटा इज़ इक्वल टू थीटा जो है वो 0 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, और आई एल साइन ये 0 डिग्री, तो ये साइन 0 0 के इक्वल होता है, तो ये भी फोर्स 0 के इक्वल आ जाएगी। तो इसका फिर ये मतलब है फोर्स ऑन
लेंथ ए बी और फोर्स ऑन साइड सी और डी, ये किस किस के इक्वल हो जाएगी? ये दोनों ज़ीरो के इक्वल हो जाएंगी। मतलब इन दो साइड्स के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। जो साइड ए और बी है और साइड सी और डी, इन दोनों साइड्स के ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होगी। अब हमारे पास साइड्स आ जाती हैं बी, सी और ए और डी। हम इन पे अब फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम देखते हैं फोर्स ऑन साइड बी एंड सी। तो इस पे हम अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, आई एल और आई एल बी साइन थीटा। अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि करंट जो है वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। और मतलब लेंथ एलिमेंट जो है वो उसकी डायरेक्शन ये वाली है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है, ठीक है। लेंथ एलिमेंट की ये डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है। दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। तो अब हम थीटा की जगह पे 90 पुट करेंगे, आई एल बी साइन 90 डिग्री। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? आई एल बी, क्योंकि साइन 91 के इक्वल होता है। फोर्स ऑन साइड बी और सी आई एल बी के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह फोर्स ऑन साइड ए और डी, वो भी आप कैलकुलेट करेंगे तो वो भी किसके इक्वल आ जाएगी? आई एल बी। ये हमारे पास फोर्स की अमाउंट आ जाएगी। फोर्स ऑन साइड, इसको हम कंबाइन करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, फोर्स ऑन साइड सी डी इज इक्वल टू फोर्स ऑन साइड, सॉरी, फोर्स ऑन साइड बी सी और ए डी। फोर्स ऑन साइड, इसको हम काट के यहाँ पे लिख लेते हैं, बी सी और फोर्स ऑन साइड ए डी, ये किसकी इक्वल हो जाएगी? आई एल बी के। ये फोर्स, इसके जो फोर्स की अमाउंट है वो इसके इक्वल हो जाएगी। और यहाँ से हमने आगे मज़ीद जो टॉर्क है उसको स्टार्ट करना है, क्योंकि फोर्स तो अब हमने कैलकुलेट कर ली है। तो अब टॉर्क की अमाउंट हमने कैलकुलेट करनी है। अच्छा, अब आप यहाँ से इसी डायग्राम को दोबारा से देखिएगा ज़रा। जो ये वाली साइड है, जब करंट इस डायरेक्शन में, इस वाली साइड में करंट नीचे वाली डायरेक्शन में है, यहाँ से होकर जब ये वाली साइड आएगी तो यहाँ से करंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो जो फोर्स एक्ट होगी, ये जो हमने दो ब्लैक मार्कर से हाईलाइट किए हैं सिंबल, इनका ये मतलब है, ये आउट ऑफ द पेपर है, ये आउट ऑफ द प्लेन है, और ये जो है ये वेक्टर का सिंबल है इनटू द प्लेन। इट मीन्स कि यहाँ से जो कॉइल है वो इस डायरेक्शन में ऊपर आ रही है और यहाँ से नीचे जा रही है, मतलब इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। यहाँ से ऊपर आ रहा है ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन, इस पर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो ये वाली लेंथ है ए और डी, जिसको हमने ये डॉट से रिप्रेजेंट किया है, इसको हम फोर्स F1 लिख लेते हैं और इसको हम फोर्स F2 लिखते हैं, ठीक है। तो ये जब कॉइल में टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो ये कॉइल इस तरह से रोटेट करेगी, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरह से। तो इसलिए फिर हमने इसकी जो ये वाली साइड है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है उसको F1 से रिप्रेजेंट किया, और ये अपवर्ड जाएगी, और ये F2 से रिप्रेजेंट किया, ये डाउनवर्ड साइड जाएगी, और इस तरह से कॉइल रोटेट करेगी जब इसमें से करंट पास होगा। तो अब यहाँ पे पूरी जो साइड है इसकी जो मोमेंट आर्म है, इसको हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ए लिखते हैं। अब जब टॉर्क प्रोड्यूस किया जाता है तो उसके लिए हमें मोमेंट आर्म की ज़रूरत पड़ती है, और मोमेंट आर्म कहाँ से कंसीडर किया जाता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ फोर्स का डिस्टेंस, ठीक है। फोर्स यहाँ पे लग रही है और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। मतलब ये पूरी साइड अगर इसकी ए है तो ये फिर कितनी हो जाएगी? ये a/2 के इक्वल हो जाएगी। और ये अगर हम इसको एक्सिस के से डिवाइड कर दें, मतलब ये इसका एक्सिस है और ये जो हाफ साइड है ये भी a/2 के इक्वल है, ये भी a/2 के इक्वल है, इसलिए दोनों को जमा करें तो उसकी जो कंप्लीट साइड बनती है वो a के इक्वल है। अब जो फोर्स लगेगी वो सॉरी, जो टॉर्क होगा वो किसके इक्वल है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। अब फोर्स जो है इस साइड पर लग रही है जिसको हमने F1 कहा है, और जो मोमेंट आर्म है वो ये वाला है जिसको a/2 से हमने रिप्रेजेंट किया। इस फोर्स के लिए मोमेंट आर्म ये है a/2, और जो ये वाली फोर्स है इसके लिए मोमेंट आर्म है a/2। अब हमारे पास जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी दो किस्म के हैं। एक इस फोर्स की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है F1, जो F1 ऊपर लग रही है, ठीक है, और ये वाली F2 जो डाउनवर्ड लग रही है, इसकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसके लिए जो है वो हम अलग से अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इस फोर्स F1 के लिए टॉर्क अलग है और इस F2 फोर्स के लिए टॉर्क की अमाउंट अलग हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम इस तरह से लिख लेते हैं, टा1 हम लिख लेते हैं कि ये सिर्फ एक सिंबल है, टा1। इसको हम लिखते हैं कि फोर्स F1 के लिए जो टॉर्क है वो किसके इक्वल हो जाएगा? टा1 फोर्स F1 मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म किसके इक्वल है? a/2। ये फार्मूला आपकी बुक पे लिखा हुआ है,
टॉर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। ये फोर्स है F1 और ये जो है इसका मोमेंट आर्म है। तो फोर्स जो है वो F1 जो हमने कैलकुलेट की थी वो किसके इक्वल है, I BL मल्टीप्लाई बाय A/2। इसी तरह अब हम टार टू देखते हैं, वो किसके इक्वल है, टार टू इज़ ड्यू टू फोर्स F2 मल्टीप्लाई बाय A/2। और फोर्स F2 किसके इक्वल है, ILB मल्टीप्लाई बाय A/2। अब हम दोनों को जमा कर देंगे, टोटल टॉर्क जो है वो किसके इक्वल है, टा1 प्लस टा2। और जो टा1 वो हमने किसके इक्वल कैलकुलेट किया है, IBL A/2 प्लस टा2 किसके इक्वल है, IBL A/2। इन दोनों को हमने जस्ट ऐड अप करना है और हमारे पास टोटल टॉर्क की अमाउंट आ जाएगी। टोटल किसके इक्वल आ जाएगा, इस इक्वल टू IBL और A, ठीक है। A/2 और A/2 को जमा करेंगे तो ये बन जाएगा A। तो ये हमारे पास टोटल टॉर्क की अमाउंट आ जाएगी ILB और साथ ये A आ जाएगा। और A जो है ये मोमेंट आर्म है ऑफ द कपल एंड इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द साइड AB और CD, ठीक है। अब यहाँ से जो लेंथ है AB और CD इसके इक्वल है इस A की अमाउंट, या आप ये कह सकते हैं कि AB A के इक्वल है और CD भी A के ही इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारे पास टार की अमाउंट कैलकुलेट होकर आ जाएगी, टार टोटल इज इक्वल टू IBL और साथ A आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से हमने एक चीज़ देखनी है, जो ये वाली साइड है, ये वाली, ये इसकी साइड किसके इक्वल है, ये इसकी लेंथ के इक्वल है। और ये वाली जो साइड है ये इसकी एरिया के इक्वल, ये इसकी किसके इक्वल है, ये विड्थ के इक्वल है, ठीक है। ये कॉइल की विड्थ है और ये कॉइल की लेंथ है। और किसी भी चीज़ का जो एरिया है वो किसके इक्वल होता है, लेंथ इनटू विड्थ के, ठीक है। अगर ये कि स्क्वेयर्ड है या रेक्टेंगुलर फॉर्म है किसी भी चीज़ की, तो इसका एरिया हम कैलकुलेट करेंगे तो एरिया किसके इक्वल आएगा, उसकी लेंथ के मल्टीप्लाई बाय उसकी विड्थ के। तो इसीलिए अब हमारे पास ये दोनों फैक्टर हैं इस फार्मूले के अंदर, ये लेंथ का फैक्टर है और ये इसकी विड्थ का फैक्टर है। अब हम L और A को मिला के हम एरिया लिख लेते हैं, ठीक है। एरिया को हम सेपरेटली यहाँ पे भी लिख लेते हैं, A इज़ इक्वल टू L इंटू A। ये कॉइल का जो एरिया है वो किसके इक्वल है, उसकी लेंथ के मल्टीप्लाई बाय विड्थ के। ये हमारे पास टा, जब हम सिर्फ टी लिख लेते हैं, टा टोटल किसके इक्वल आ जाएगा, IBA। अच्छा, अब अगर कॉइल किसी एंगल के ऊपर पड़ी हो, अब ये तो फार्मूला उस वक्त वैलिड है जब कॉइल बिल्कुल स्ट्रेट पड़ी हो, इस तरह से उसके दरमियान कोई भी एंगल ना हो, ठीक है। कॉइल बिल्कुल इस तरह पड़ी हो जिस तरह पेपर पड़ा हुआ है टेबल के ऊपर, इसी तरह कॉइल पड़ी हुई हो मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, तो उस वक्त जो इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसकी जो अमाउंट है वो किसके इक्वल है, टार टोटल इज इक्वल टू IBA। ये टोटल अमाउंट ऑफ टार्क आ जाएगी। अब अगर हमारे पास कोई एंगल हो, मतलब कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई एंगल बना रही हो, तो फिर हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये अभी हम ड्रॉ करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक कॉइल का ये प्लेन है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये वाली जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये कॉइल जो है ये इस तरह से पड़ी हुई है। अब देखिएगा कि अब कॉइल बिल्कुल सीधी नहीं है, ये कोई एंगल बना रही है इसके साथ ही, ये कोई भी एंगल बना रही है। तो लेट्स सपोज ये एंगल अल्फ़ा बना रही है। तो अब हम इस एंगल को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इस एंगल के साथ टॉर्क की अमाउंट को किस तरह से लिखेंगे, उसके लिए फिर हम इस तरह से लिख लेते हैं, टा इज़ इक्वल टू IBA कॉस अल्फ़ा, ठीक है। ये अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे कि जब कोई भी कॉइल एंगल बना रही हो मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो फिर हमारे पास जो फार्मूला बनेगा टॉर्क का वो किसके इक्वल हो जाएगा, टा इज़ इक्वल टू IBA कॉस अल्फ़ा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने ये कैलकुलेट किया कि अगर एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान रखा जाए तो उस कॉइल में जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसकी अमाउंट किसके इक्वल होगी, उसकी अमाउंट इसके इक्वल होगी IBA कॉस अल्फ़ा, ठीक है। ये हम स्टार्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर 14.10। अच्छा, गैल्वेनोमीटर की डेफिनेशन ये है कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। सर्किट में अगर करंट जो है वो फ्लो कर रहा हो तो हम उस सर्किट में से करंट को किसी इंस्ट्रूमेंट से डिटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो कि सर्किट में करंट कितना फ़्लो कर रहा है या सर्किट में करंट फ़्लो कर रहा है या नहीं फ़्लो कर रहा, तो इसके लिए हम एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं।
तो आज हम इसकी वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे और इसके लिए हम कुछ डेरिवेशंस करेंगे कि अगर हम इसके लिए करंट को कैलकुलेट करना चाहें या करंट को डिटेक्ट करना चाहें तो उसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस क्या होने चाहिए। ये इसकी डायग्राम है गैल्वेनोमीटर की। अच्छा, ये गैल्वेनोमीटर जो है ये कि यू शेप जो है एक बस आप ये समझ लें कि जो सिलेंडर है कोई भी आप उसको आधा काट लें, जिस तरह यू शेप ये बना हुआ है, ठीक है। इसी शेप में ये गैल्वेनोमीटर जो पहले यूज़ किया जाता था उसकी यही शेप होती थी। दो इसके पोल की यूज़ किए जाते हैं, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। और यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो इस तरह से ट्रेवल करेंगे नॉर्थ से साउथ पोल की जानब। यहाँ पे हमने दरमियान में एक सिलेंडर रखा हुआ है जिसके ऊपर हमने एक कॉइल जो है वो लपेटी हुई है, ठीक है। ये जो स्पाइरल शेप में है ये कॉइल है और कॉइल के अंदर हमने कोई भी सिलेंडर जो डी है उसको एंट्रैप किया हुआ है और इस सिलेंडर को हमने एक स्ट्रिंग से बांधा हुआ है और उस स्ट्रिंग को ऊपर से किसी हुक से बांधा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, इस जो ये वायर है और इस वायर का जो दूसरा सिरा वो यहाँ पे हमने इसको इस तरह से जो है वो आज़ाद रहने दिया, इसको किसी चीज़ से हमने बांधा नहीं हुआ। तो अब हम इसकी वर्किंग प्रिंसिपल ये देखेंगे। इसको हम पहले तो इसकी लेबलिंग थोड़ी सी देख लेते हैं। जो ये वायर है जिसे हमने सिलेंडर डी को बांधा हुआ है इसको हमने सस्पेंशन वायर कहा है और इसके बाद इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं टॉर्शनल कपल को। जो अभी फ़िलहाल जो इसकी मेन जो कुछ थोड़ी सी चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ये इसका जो एंड है ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और इसके साथ ये रिस्टोरिंग कपल ये और सिलेंडर और ये कॉइल, ये जो रिस्टोरिंग कपल और टॉर्शनल कपल ये इसके दो मेन पॉइंट्स हैं। ये हम बारी बारी जब टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो फिर हम उसी वक्त इनको डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम गैल्वेनोमीटर को स्टार्ट करते हैं कि जब हम कॉइल को, ये अब हमने पिछले टॉपिक में देखा है कि किसी भी कॉइल को जब मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान रखा जाए तो उसके ऊपर टॉर्क प्रोड्यूस होता है और उस टॉर्क की जो अमाउंट है वो इसके इक्वल होती है, टॉ इज़ इक्वल टू NIBA कॉस अल्फ़ा। तो एग्जैक्टली यही प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है गैल्वेनोमीटर के लिए। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये कंडक्टर ही है, ठीक है। ये जो कॉइल है ये कंडक्टर एज ए कंडक्टर बिहेव करेगी और इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान रखा हुआ है। अब हम इसमें से जब करंट पास करवाते हैं इस कॉइल में से तो इस कॉइल में क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा और उस टॉर्क की अमाउंट से हम फिर आगे करंट को डिटेक्ट करेंगे कि करंट इस सर्किट में फ़्लो कर रहा है या नहीं फ़्लो कर रहा। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे n इज़ द नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑफ द कॉइल और जो I है ये किसके इक्वल है, ये करंट की अमाउंट है, B मैग्नेटिक फील्ड है, A एरिया ऑफ द कॉइल है और कॉस अल्फ़ा जो है ये एंगल है, ठीक है। n यहाँ पे हमने सिर्फ ये देखा है कि n जो है ये नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑफ द कॉइल। अगर n की वैल्यू 1 होगी तो उसका मतलब है एक टर्न है, अगर n की वैल्यू 2 है तो 2 इसके 2 टर्न्स हो जाएंगे, ठीक है। n जो है ये सिर्फ नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं, नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑफ द कॉइल। तो अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जैसे ही कॉइल में से करंट पास होगा, अगर हम इस कॉइल में से करंट को पास करवाएंगे तो इस कॉइल में अंदर एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इस शेप में इस तरह से ट्विस्ट एक जनरेट होगा तो उसको हम कहेंगे, जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसको हम कहेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग कपल। अभी हम इसको लिखते हैं, ठीक है जी। डिफ्लेक्टिंग कपल इसके अंदर प्रोड्यूस होगा और इसकी जो अमाउंट है डिफ्लेक्टिंग कपल की वो किसके इक्वल होगी, NIBA कॉस अल्फ़ा। अच्छा, अब ये देखिए इस डायग्राम की तरफ आते हैं। ये डायग्राम कुछ इस तरह से है कि ये जो मैग्नेट सामने रखे हुए हैं, एक ये मैग्नेट रखा हुआ है और दूसरा ये वाला मैग्नेट रखा हुआ है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये साउथ पोल है और दरमियान में हमने सिलेंडर को रखा हुआ है। अब इसकी ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से बनती है। अब ये आप सपोज़ कीजिए कि ये सिलेंडर डी जो है वो हमने को दो मैग्नेट पोल के दरमियान इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये साउथ पोल है और ये सिलेंडर डी रखा हुआ है और ये जो ब्लैक कलर में है ये हमने कॉइल इसके अराउंड इस तरह से रैप की हुई है। अब ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग उसने सिर्फ इसकी ओरिएंटेशन इस तरह से दिखाई है कि हमने सिलेंडर को इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। रखा इसी तरह से हुआ है लेकिन उसने यहाँ से पिक्चर ली है इसकी, तो हमें ऐसे ये लग रहा है कि ये सिलेंडर जो है वो इस तरह से है और ये जो कॉइल है ये इसके ऊपर ये जो आउटर सरफेस में ये जो ब्लैक कलर की ये कॉइल है, ठीक है। ये कॉइल यहाँ पे ये दिखाई गई है। तो इस तरह से हमने एक रेडियल फॉर्म में सिलेंडर जो है वो उसको कंसिडर किया। अब रेडियल फॉर्म में सिलेंडर हमने इसलिए कंसिडर किया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड और इसका जो रेडियल जो इसका प्लेन है, ठीक है, सिलेंडर का, इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो ज़ीरो बनेगा। तो यहाँ पे हम एंगल ज़ीरो पुट करते हैं तो डिफ्लेक्टिंग कपल हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, NIBA कॉस 0 डिग्री और कॉस 0 1 की इक्वल हो जाएगा और NIBA
ये हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट आ जाएगी डिफ्लेक्टिंग कपल की। ठीक है जी, डिफ्लेक्टिंग कपल किसके इक्वल हो जाएगा, एन आई बी ए कॉस अल्फ़ा, और कॉस जो एंगल थीटा है या जो एंगल अल्फ़ा है वो किसके इक्वल है, वो हमने इस तरह से लिया हुआ है कि अब ये देखें ना, ये छोटा सा प्लेन अगर आप ये लें तो इसमें अगर यहाँ से इस प्लेन का, अगर ये इस प्लेन को थोड़ा सा हम हाईलाइट करें तो ये वाला प्लेन है, इसका जो एरिया वेक्टर है वो इस तरह से है, जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो इस तरह से है। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, अच्छा ठीक है जी, अब हम ये वाली जो मैक्सिमम अमाउंट है टॉर्क की वो अब हमने कैलकुलेट कर ली। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टॉर्क इसके इक्वल हो जाएगा एन आई बी और ए। अब हम यहाँ से देखते हैं दोबारा कॉइल में जो डायग्राम है कॉइल की उसकी तरफ आते हैं कि जैसे ही इस कॉइल में हम करंट पास करवाएंगे तो क्या होगा, इस कॉइल में जैसे ही करंट पास होगी तो उसमें कपल जनरेट होगा। ठीक है, जिस तरह हमने पिछले टॉपिक में देखा था कि कॉइल के अंदर एक ट्विस्ट जनरेट हो रहा है जिसको हम कपल कह रहे हैं, तो इसी तरह इस कॉइल के अंदर भी एक ट्विस्ट जनरेट होगा, और उस ट्विस्ट के जनरेट होने की वजह से मतलब कॉइल इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगी, और उसकी डिफ्लेक्शन की वजह से हमारे पास क्या होगा, कपल प्रोड्यूस होगा जिसको हम कहेंगे डिफ्लेक्टिंग कपल। अब ये वाली कॉइल चूँकि एक वायर के साथ अटैच है जिसको हम सस्पेंशन वायर कह रहे हैं, और जैसे ही ये वाली वायर के अंदर या ये वाली कॉइल के अंदर का ट्विस्ट जनरेट होगा, ये वाली जो वायर है इसके अंदर भी एक हल्का सा ट्विस्ट पड़ेगा या कपल जनरेट होगा। ठीक है, जिसको हम टॉर्शनल कपल या रिस्टोरिंग कपल कहेंगे। ये वाली वायर जिसके अंदर एक ट्विस्ट जनरेट होगा इसको हम कह रहे हैं टॉर्शनल कपल या रिस्टोरिंग कपल, और जो कॉइल के अंदर जो कपल जनरेट हो रहा है उसको हम डिफ्लेक्टिंग कपल कह रहे हैं। ठीक है जी, इसको हम डिफ्लेक्टिंग कपल कहेंगे। अब यहाँ पे जो रिस्टोरिंग कपल है उसको उसकी पहले हम लिखते हैं, उसकी इक्वेशन किसके इक्वल है, या डिफ्लेक्टिंग कपल के पहले लिख लेते हैं। डिफ्लेक्टिंग कपल जो है वो किसके इक्वल है, एन आई बी ए। ठीक है, जो कॉइल के अंदर जो ट्विस्ट जनरेट हो रहा है उसको हम डिफ्लेक्टिंग कपल कह रहे हैं, और वो किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, टॉर्क की वजह से। तो टॉर्क की अमाउंट हमने कैलकुलेट कर ली हुई है, वो किसके इक्वल है, एन आई बी ए कॉस अल्फा। अब हम रिस्टोरिंग कपल को देखेंगे। अच्छा, अब रिस्टोरिंग कपल जो है ये किसके इक्वल है, रिस्टोरिंग कपल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। रिस्टोरिंग कपल जो है वो थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। थीटा क्या चीज़ है इसमें, थीटा जो है वो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है। ठीक है, कि जितना ज़्यादा यहाँ पे डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो या उतना ज़्यादा जो है वो रिस्टोरिंग कपल है। तो थीटा इज़ द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, मतलब जितना ज़्यादा ये डिफ्लेक्ट हुआ, ये थीटा सिर्फ उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे हमने सिर्फ यहाँ पे एक इंडिकेट कर लेते हैं थीटा, ताकि हमें पता चलता रहे कि ये थीटा जो है ये डिफ्लेक्शन को शो कर रहा है सिर्फ। तो रिस्टोरिंग कपल की अगर हम कंप्लीट इक्वेशन लिखें वो किसके इक्वल होगी, रिस्टोरिंग कपल इज इक्वल टू सी थीटा। सी इज़ जस्ट ए कांस्टेंट। ठीक है, ये सिर्फ हमने इक्वेशन के लिए ये कांस्टेंट लगाया। अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं, ये इक्वेशन 1 बनी है और ये इक्वेशन नंबर 2 बनी है।